Now we are going to talk about P for power. That is our next alphabet after O for opinion. Now most of the books, ज़्यादातर बुक्स में P for पीकॉक मिला होगा. हम P for पावर पढ़ते हैं. जो लीगल सोसाइटी है, जो लॉ बेस्ड सोसाइटी है, जो कानून के मुताबिक चलने वाली समाज है, वहाँ पर जो ताकत होती है वो कानून की ताकत होती है. कानून की ताकत का क्या मतलब है कि ऐसी शक्ति जो किसी से कुछ करवा सकती है. हमने एल फॉर लॉ की डेफिनेशन में पढ़ा कि लॉ क्या है, सेट ऑफ रूल्स विच कैन बी इन्फोर्स बाय द गवर्नमेंट. कि लॉ वो नंबर ऑफ रूल है जो गवर्नमेंट लोगों से इन्फोर्स कराती है. सो जो इन्फोर्स कराने का मतलब है कि लोगों से जब वो ज़बरदस्ती कराती है या वो इंश्योर करती है वो मनवाएगी, तो कोई ना कोई पावर है गवर्नमेंट के पास, कोई ना कोई अथॉरिटी है. तो वो जो अथॉरिटी है वो लॉफुल अथॉरिटी है. अब लॉफुल अथॉरिटी दूसरी पावर से हम अगर डिफ्रेंशिएट करके देखें, मान लो कि घर पे माँ है, माँ बाप हैं घर पे, मदर फादर. तो मदर एंड फादर हमें कोई बात कहते हैं कि ये करके रखना. जब वो कहते हैं ये काम करके रखना, मान लो कहते हैं बर्तन साफ करके रखना, या वो कहते हैं खाना बना के रखना, तो हम मना कर पाते हैं? नहीं कर पाते. उनके पास भी एक पावर है, लेकिन वो पावर लॉ की नहीं है, वो एक रिलेशनशिप की पावर है. जो इस परिवार में हम रहते हैं उस परिवार में माँ बाप का जो रिलेशनशिप है उसकी पावर है. ठीक है. तो वो अपनी पावर से हमें कहते हैं, और हमें डर लगता है कि माँ बाप की बात नहीं मानेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, गुस्सा कर लेंगे, कुछ माँ बाप थप्पड़ भी मार देते हैं, तो हमें डर लगता है. ठीक है. तो हम ना भी चाहेंगे तो भी करेंगे, क्योंकि वो पावर ऐसी है. तो पावर मीन्स समथिंग विच हैज़ द कैपेसिटी टू इंश्योर कि दूसरा बंदा उसको कंप्लाई करे. कि पावर ऐसी चीज़ है, एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू समथिंग और एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे थ्रू द पावर ऑफ लॉ. अब पावर ऑफ लॉ में कोई ऐसी एबिलिटी जो दूसरों से कुछ करवा सके. ठीक है. जैसे हम बोला इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, तो ऐसी कैपेसिटी किसी बंदे में होना जो हमें लॉ इन्फोर्स करवा सके. अब पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर कैसे लॉ इन्फोर्स कराता है? रोक लेता है. अगर आप बिना हेलमेट के गाड़ी चलाओगे, आपने लॉ में पढ़ा है ना, एग्जाम्पल्स ऑफ लॉ में, कि वन मस्ट वेयर हेलमेट वाइल ड्राइविंग अ मोटर बाइक. तो अब लॉ है, ये लॉ है कि वन मस्ट वेयर हेलमेट वाइल ड्राइविंग अ मोटर बाइक. अब ये लॉ बन गया. अब उसको इन्फोर्स कराना, क्योंकि गवर्नमेंट इन्फोर्स कराएगी. अब इन्फोर्स कराने की कैपेसिटी कहाँ आएगी? पुलिस ऑफिसर के पास. उसको लीगल अथॉरिटी दे देगी कि आप लॉ को इन्फोर्स करवा दो. तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? उसको पकड़ के रोक लेगा और उसको बोलेगा तेरा मैं चालान काटूंगा. ठीक है, फाइन लगेगा. अगर वो ज़्यादा प्रोटेस्ट करेगा तो वो कहेगा मैं तेरी बाइक जो है कंपाउंड इम्पाउंड कर लूँगा, इम्पाउंड करके थाने में बंद कर लूँगा, फिर जा कोर्ट से जाके ले आना ऑर्डर. तो उसके पैसे और लगेंगे, टाइम भी लगेगा. तो उसके पास वो कैपेसिटी है, पावर है. ठीक है. इसी तरीके से सड़कों पे जो दुकानदार हैं, उन्होंने अपनी दुकान के बाहर सामान रखा होता है, उससे सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है, आने जाने वालों को असुविधा होती है. तो जो लोकल अथॉरिटीज़ है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या ट्रैफिक पुलिस, उनके पास कैपेसिटी है, अथॉरिटी है, पावर है कि उस दुकान का वाले का बाहर का पड़ा हुआ सामान उठा के ले जाए, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी पर पड़ा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं पड़ा. तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी में आ गया उसने वायलेशन कर दी पब्लिक प्रॉपर्टी की. तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कुछ इंस्पेक्टर्स होते हैं जिनके पास ये पावर और अथॉरिटी दी जाती है कि आप उनका सामान उठा लो या चालान कर दो, उनको समझा दो कि सामान अंदर कर लें. या ट्रैफिक पुलिस वाला आके बोलेगा कि आप ट्रैफिक में विघन डाल रहे हो, चालान करेंगे हम आपका. तो वो कैपेसिटी दी गई है लॉ में. ठीक है. इसी तरीके से मान लो सड़क पे खड्डा है, उस खड्डे से किसी की कार डैमेज हो सकती है. ठीक है. तो एक नागरिक के पास कैपेसिटी है, पावर है कि जो अथॉरिटी है उसको लिखे कि अब खड्डा ठीक करो,
अरे ठीक है, वो वैसे रहा, हिलना नहीं, उस खड्डे को ठीक करो, नहीं करोगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। तो नागरिकों के पास भी पावर है। तो पावर जो है वो डिवाइडेड है। हमारे पास अकाउंटेबिलिटी की पावर है कि उन ऑफिसरों को इंश्योर करना वो काम करें, तो हम उनके खिलाफ, हमारे पास क्या अथॉरिटी है, हम कोर्ट में केस फाइल कर देंगे अगर वो लॉफुल काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से नागरिकों के पास भी पावर है, पर लिमिटेड पावर है। जो ऑफिसर्स हैं उनके पास डायरेक्ट पावर है, वो किसी को पकड़ भी सकते हैं। अब हम किसी ऑफिसर को थोड़ा पकड़ सकते हैं अगर वो काम ना कर रहा हो, या एक ऑफिसर रिश्वत ले रहा है, हम उसको नहीं पकड़ सकते। तो वो पावर हमारे पास नहीं गई, नहीं है, वो पावर कुछ लोगों के पास ही है। ठीक है, तो अब हम पावर में क्या पढ़ते हैं और आगे। अच्छा, अब एक कहावत है कि जो पावर होती है ना, ये शायद आपको समझा देते हैं कि एक कहावत है कि पावर करप्ट्स, कि जिस बंदे के पास आप लीगल पावर दे देते हो वो उसको मिसयूज करता है और भ्रष्टाचारी बन जाता है। जैसे हम देखते हैं कि पुलिस अफसर पैसे मांगते हैं, और कई तरह के सरकारी मुलाजम लोगों से पैसे मांगते हैं। कई बार झुग्गियाँ जहाँ बनी होती हैं वहाँ पे लोग आ जाते हैं, देखो जी हम आपकी झुग्गियाँ गिरा देंगे, या हमें 100 रुपये इकट्ठा करके दो, या कुछ कुछ भी अमाउंट इकट्ठी करके दो हमें, तो हम रात को गिरा देंगे। तो लोग डर के मारे पैसे इकट्ठे करके दे देंगे, है ना। या किसी की गाड़ी सड़क पे खड़ी है तो कोई आके कहेगा देख भाई यहाँ पे नो पार्किंग जोन है, तो गाड़ी उठा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरा चलान कर दूंगा या गाड़ी इम्पाउंड कर लूंगा। बंदा कहेगा चल तू पैसे ले ले थोड़े से, मेरे को थोड़ी देर खड़ा होने दे। तो कोई भी किसी भी तरीके से पावर जो वो करप्ट करती है, करप्शन फैलाती है, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, उसको पता है कि मेरे पास पावर है, उसका दिमाग खराब कर देती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो हमारा स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, पावर को बांट दिया। मान लो कि पावर ऐसी हो कि मैं बोलूं कि इस लड़की ने अपराध किया, और मैं ही बोलूं कि इसका अपराध साबित हो गया, और मैं ही इसको सजा दे दूं, तो इसके पास तो कोई ऑप्शन बचेगी नहीं अपने आप को जस्टिफाई करने की, अगर इसने अपराध ना किया हो। तो हमारे संविधान ने पावर को बांट दिया 3 हिस्सों में, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो 3 हिस्सों में बांट दिया, ताकि लेजिस्लेटर का काम है, जिनको हम इलेक्ट करते हैं वोट से, एमएलए एमपी, उनका क्या काम है, लॉ बनाना। वो सिर्फ लॉ बनाएंगे। उस लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करेगी, एग्जेक्टिव, जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करेंगे। जो लेजिस्लेटर वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, मान लो मैं बोल दूं कि मेरी गली के बाहर से किसी का निकलना मना है, चलो मैंने लॉ बना दिया, पर मैंने ऐसे तो किसी को मना नहीं कर सकते निकलने से गली से बाहर, तो मैं बोलूँगा कि गलत आदमी का निकलना मना है, या बारी बारी गाड़ी लेके निकलना मना है, जहाँ बच्चे खेलते हैं। तो अब मैं ही लॉ बनाऊँ, मैं ही बोल दूँ कि ये तो बड़ी गाड़ी लेकर आया था इसलिए मैंने इसकी गाड़ी पकड़ ली, हो सकता है कि वो ना आया हो। तो फिर मैंने लॉ बनाया, लेकिन एग्जीक्यूट करना, देखना कि सड़क पे वाकई ही गाड़ी बड़ी है छोटी है, वो एग्जेक्टिव ब्रांच का काम है। ठीक है, अब मान लो कि लेजिस्लेटर ने लॉ गलत बना दिया, एग्जेक्टिव ने भी गलत इंप्लीमेंट कर दिया। अब इन दोनों को कौन देखेगा, जुडिशरी। जुडिशरी सारे तथ्यों को देखेगी कि लॉ सही भी है कि गलत है। अगर उसको लगेगा कि लॉ ही गलत है, हमारे संविधान के खिलाफ है, वो कहेगी लॉ जो अल्ट्रा वायरस है, आपका लॉ ही नहीं बन सकता, ये लॉ वापस लो। ठीक है, या अगर मान लो पुलिस ऑफिसर ने किसी का चालान किया, पुलिस ऑफिसर कहता है जी हाई स्पीड पे आ रहा था, मैंने चालान कर दिया। अब पुलिस ऑफिसर के पास पावर थी चालान करने की, उसने कर दिया। मान लो मैं नॉर्मल स्पीड पे था, तो मैं अब पुलिस ऑफिसर को समझाऊंगा, वो तो मेरी बात समझेगा नहीं, क्योंकि उसको तो या तो उसने पैसे मांग लिए मेरे से, या उसने झूठा पर्चा कर दिया। फिर मैं जुडिशरी के पास जाऊंगा, देखो जी इन्होंने गलत किया, मैं तो नॉर्मल स्पीड पे था, तो मैं कोई एविडेंस दिखा दूंगा। तो जज जो है वो देखेगा कि पुलिस ऑफिसर ने गलत किया, तो वो पुलिस ऑफिसर के खिलाफ फैसला दे देगी, मेरे फेवर में फैसला दे देगी। तो इस तरीके से जो पावर है हमने 3 अंगों में बांटी हुई है, जुडिशरी, एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेटर। अब हम एग्जाम्पल्स ऑफ लॉ देखते हैं जो लेजिस्लेटर बनाते हैं, हमारे चुने हुए नुमाइंदे बनाते हैं। जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जिसमें 6 साल से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है, इसलिए सरकारी स्कूलों में आपको पता ना फीस नहीं लगती, वो फ्री शिक्षा, क्योंकि लॉ है। लॉ क्यों बना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब लोगों ने मिलकर।
तो वो हम सब के लिए है, कुछ नेताओं के लिए, कुछ अफसरों के लिए, कुछ व्यापारियों के लिए नहीं है। जो चीज़ सबके लिए है वो सबके लिए है। तो उसके अंदर ही प्रोविजन है कि बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो शिक्षा के अंदर लेजिस्लेटर ने जब दबाव आया कोर्ट के थ्रू, पहले तो बनाया नहीं, जब कोर्ट के थ्रू दबाव आया तो लेजिस्लेटर ने लॉ बनाया, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, हम कहते हैं डिमांड फॉर डोरीज इन मैरिज इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो डोरी प्रोहिबिशन एक्ट बना, लॉ बना। ठीक है, वहीं से हमें पता चलता है कि डोरी नहीं मांगनी। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है, इस तरीके की समस्या, तो लेजिस्लेटर लॉ बना देते हैं। अब उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मान लो किसी ने डोरी मांग ली, तो हम किसके पास जाएंगे? पुलिस वाले के पास। वो एग्जेक्टिव ब्रांच है। पुलिस कहेगी देखो भाई ये कानून बना हुआ है, आपने डोरी क्यों मांगी, दहेज क्यों मांगा, चल अंदर। अब जिसने दहेज नहीं मांगा या मांगा, वो कहता है जी पुलिस वालों ने मेरे को गलत केस में पकड़ा दिया, मैं तो दहेज मांगा ही नहीं। तो उसका फैसला कौन लेगा? जुडिशरी। तो लेजिस्लेटर ने लॉ बनाया कि दहेज मांगना मना है, गलत है, ये कानून बना दिया। पुलिस ने पकड़ना है कि मांगा कि नहीं मांगा। अब सही कोर्ट, पुलिस ने केस किया कि नहीं किया, उसका फैसला कौन करेगा? कोर्ट, जुडिशरी करेगी। ठीक है ना। तो इसी तरीके से अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जो एग्जेक्टिव ब्रांच है ना, एक तो हमने पुलिस डिपार्टमेंट डिस्कस कर लिया, एक एग्जेक्टिव ब्रांच है जो सड़कें बनाती है, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। लॉ तो राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट किसने बनाया? लेजिस्लेटर ने। एग्जीक्यूट करना है एजुकेशन ब्रांच ने। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं। तो पावर को हमने बांट दिया, ठीक है ना, पावर को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ताकि एक ही आदमी के पास पूरी पावर ना रहे। तो अगर एक ही आदमी के पास रहेगी, वही कानून बनाएगा, वही हमें पकड़ेगा, वही सजा दे देगा, तो गलत हो जाएगा। तो हर जगह पे सुनवाई है, पावर का चेक है, पावर के ऊपर चेक है, चेक एंड बैलेंस बोलते हैं कि अगर हमने किसी को अथॉरिटी दी है किसी काम करने के लिए, साथ साथ उसके ऊपर अथॉरिटी को मिसयूज ना कर पाए, उसके लिए भी चेक है। चेक है जो 3 पावर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। तो अगर हमें सही नॉलेज होगी तो कोई भी हमारे साथ मिसरूल नहीं कर पाएगा, मिसयूज अपनी पावर को नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब आपने देखा होगा कभी पुलिस ऑफिसर, या मूवी में देखा होगा, हथकड़ी पहन आके किसी को पकड़ ले। ठीक है, हम किसी को हथकड़ी डाल सकते हैं? अगर कोई गलत चोर पकड़ ले, हम तो नहीं पकड़ना सकते, क्योंकि हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है, लीगल पावर हमारे पास, लेकिन पुलिस वाले के पास है। तो इसका मतलब चाहे एक चोर है, हम उसको हथकड़ी नहीं पहना सकते, लेकिन पुलिस वाले के पास अथॉरिटी है पहनाने की। चोर हमने पकड़ा तो भी चोर, पुलिस वालों ने पकड़ा तो भी चोर, पर हमारे पास वो पावर और अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। ठीक है ना। तो अब आ जाती है हमारा जो सोसाइटी है, उसको रूल ऑफ लॉ पे चलती है। कोई भी काम होना है एज पर एल फॉर लॉ होना है, जो काम एल फॉर लॉ नहीं है वो नहीं हो सकता। ठीक है ना। हमें एल फॉर लॉ के हिसाब से काम करना है, वो ही लीगली वैलिड है। अगर एल फॉर लॉ में कुछ प्रोविजन नहीं है, वो लीगली वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है। और अगर कोई वायलेशन, हम कहते हैं कि इसने मेरे पैसे मारे, इसने चोरी की, अगर लॉ में वो अपराध है तो अपराध माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, आप सड़क पर जा रहे हो, केले का छिलका पड़ा है, लॉ में कहीं नहीं लिखा कि आपको केले का छिलका साइड में करना है, आप नहीं करते तो कोई आपको पकड़ नहीं सकता। अब पीछे से एक बंदा आया, वो गिर गया, स्लिप हो गया, गिर गया, वो कहे जी इसने केले का छिलका नहीं उठाया, जी मेरे से आगे था, तो लॉ मेरे को सजा नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसा कोई लॉ ही नहीं है जो कहेगी जी आपने केले का छिलका उठाना ही था। पर अगर लॉ होता, फिर मैं नहीं उठाया होता, तो लॉ कहता देख भी तुम आगे जा रहे थे, तेरे आगे केले का छिलका तो तेरी ड्यूटी थी, तूने नहीं उठाया, उस तेरी वजह से बंदा गिर गया। ठीक है, क्योंकि तूने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। लॉ ने कहा था तेरी ड्यूटी है केले का छिलका उठाना, तूने नहीं की, इसलिए वो गिरा, इसलिए तेरे को सजा मिलेगी। पर क्योंकि ऐसा लॉ नहीं है कि आपको केले का छिलका उठाना ही उठाना है, तो आप नहीं उठाओगे तो कोई बात नहीं। अब जो पीछे वाला रहा, उसकी ड्यूटी है कि वो ध्यान से चले। ठीक है ना। अगर वो आंखें बंद करके चलेगा तो मैं क्या करूँगा? या वो सो रहा है, गाने गा रहे हैं, उसको पतंग पतंग पकड़ने की कोशिश कर, थल्ले केले का छिलका हो, फिर मैं क्या करूँगा? है ना। तो इसलिए जो ये जो पावर है, वो लीगली कानून के तरीके से डिफाइंड पावर है,
जिस भी ऑफिसर के पास पावर है, जो भी सरकारी मुलाजिम के पास है, वो कानून के द्वारा दी हुई पावर है। कानून बनाने वाले कौन लोग हैं? जिनको हम चुनते हैं वोट के थ्रू। इसका मतलब हमारी पावर है उनके पास, तो अल्टीमेटली वो पावर हमारी है। अब हमने देखना कि अगर पावर का मिसयूज हो रहा है, तो एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक, हमने देखना कि हम वोट ठीक बंदे को डालें, या जिस बंदे को वोट डाल रहे हैं उसको बताएं भाई साहब लॉ बदलो, ये लॉ ठीक नहीं है, क्योंकि हम ही ने बताना है। पर हम कब बता पाएंगे? जब हमारे पास क्या होगा? के फॉर नॉलेज। अगर नॉलेज नहीं है तो हम बता ही नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे, सुधार कैसे होगा? तो इसलिए के फॉर नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एल फॉर लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पी फॉर पावर को अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी हम एक अच्छा समाज बना पाएंगे, नहीं तो कैसे बना पाएंगे, है ना। तो इसके साथ ही हमारा पी फॉर पावर का पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज ओवर। नेक्स्ट वी विल डू द सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एज द टाइम इज अवेलेबल। ये इसलिए बेसिक फॉर्म में हमने पी फॉर पावर आपको समझा दिया, ताकि आप पी फॉर पावर को रिलेट कर सको अपनी लाइफ के साथ, समाज के साथ, कि समाज में रियल में क्या हो रहा है। जब आप पुलिस ऑफिसर को चालान काटते देखो तो समझ पाओ कि उसके पास पावर कहाँ से आई, ठीक है। कोई कॉरपोरेशन वाला गलत काम कर रहा हो तो आपके पास पावर, अपनी सोचो कि अगर उसने सड़क पे खड्डा किया है तो मेरी पावर है शिकायत करने की, उसको मैं इस्तेमाल करूं, तभी हम अच्छा समाज बना पाएंगे, है ना। तो अब अपना देख लेना वीडियो, जितने लोगों को दिखाना चाहते हो दिखा देना, और कोशिश करो कि हम अच्छी शिक्षा फैलाएं, तो देश को अच्छा बनाएं, ताकि हर नागरिक को अच्छा जीवन मिले, भारत देश सोने की चिड़िया दोबारा से कहलाए। थैंक यू।